जो रीसेंट टॉप बना था वहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, छोटी कैंडल विथ अ बिग वॉल्यूम, क्या आपने ये समझ पाया था कि एक सेलिंग की वॉल्यूम है और एक भारी मात्रा में यहाँ पे सेलिंग हुई है। प्राइस एक्शन में प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंपेयर कैसे किया जाता है, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता और आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस बुक से मुझे क्या लर्निंग मिली है प्राइस और वॉल्यूम के बारे में, कि प्राइस और वॉल्यूम कैसे डिपेंडेंट होते हैं। अमेजॉन पे ये बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो खरीद के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी पीडीएफ अवेलेबल है। बुक का नाम है अ कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बाय एना काउलिंग। इस बुक में बताया गया है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों को एक साथ कैसे देख के आप जज कर सकते हो कि प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, एक छोटी कैंडल बनी थी एक बड़े वॉल्यूम के साथ में। इसको कैसे पढ़ना है आओ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये बुक जो बताती है वो क्या है। आसान भाषा में समझते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो, आप लाइफ में आपको देखा होगा कि अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो और आपका एग्ज़ाम में अगर आपका नंबर कम आया तो आपको लोग क्या बोलेंगे कि इसने एफर्ट नहीं लगाया होगा। जबकि अगर किसी का निकल गया पेपर, उसने अगर कम एफर्ट भी लगाया होगा तो लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ही एफर्ट लगाता है इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो लोग ऐसे ही देखते हैं कि अगर एफर्ट ज़्यादा है तो ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। आपको क्या सिखाया गया है कि ज़्यादा मेहनत करोगे तभी बड़े आदमी बनोगे, कम मेहनत में कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। इसीलिए लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बताता है कि किसी चीज़ के होने में उसके पीछे एफर्ट भी एक बड़ा लगता है। तो अगर एक बड़ा प्राइज एक्शन आ रहा है, अगर प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो आपका जो वॉल्यूम भी है वो क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा प्राइस एक्शन आया तो उसके लिए कारण है ये बड़ा वॉल्यूम। अगर एक छोटा वॉल्यूम आ रहा है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा ही प्राइस एक्शन होगा। छोटे वॉल्यूम के साथ में कभी भी एक बड़ा प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और जब तक ये हो रहा है तब तक हम कहते हैं कि वैलिड है प्राइस मूवमेंट। ठीक है, ये टूल्स मैंने आज ही यूज़ करने चालू किए हैं इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ सकते हैं आप। ये है छोटा प्राइस एक वॉल्यूम, इसलिए छोटा प्राइस मूवमेंट हुआ क्योंकि कम लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्राइस में। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है मान लो, तो बायर्स जो आ रहे हैं वो कम बायर्स इंटरेस्टेड हैं, लोग इस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहते, इसलिए यहाँ प्राइस में छोटा मूवमेंट हुआ है। लेकिन वो हमें इंटरेस्ट कहाँ से दिखता है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम छोटा आया है मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, लोग भाग दौड़े पड़े हैं कि हमें ये खरीदना ही है शेयर, इसलिए वॉल्यूम में दिखाई देता है। जब एक बड़ा आदमी खरीदता है, इनसाइडर खरीदता है, ऑपरेटर खरीदता है, तो वॉल्यूम में ही तो दिखता है ना कि एक बड़ा पोजीशन बाई हो रहा है। अगर मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग होगी तो वो आपको वॉल्यूम में दिखेगा और उसके कारण से अगर एक प्राइस में बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये वैलिड है, सही है, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं मतलब ज़्यादा लोग सही हैं, ये आप मानते हो। लेकिन क्या हो अगर अनॉमली हो मार्केट में, मतलब कि प्राइस तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा लेकिन वॉल्यूम तो थोड़ा ही आया था, मतलब किसी थोड़े से प्राइस वॉल्यूम से, थोड़ी सी ट्रेडिंग से ही प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आ गया, मतलब दूसरे डायरेक्शन का कोई है ही नहीं क्या। यहाँ पे आप इसको एक बुलिश कैंडल की तरह नहीं देखते हो, यहाँ पे आप इसको एक अनॉमली की तरह देखते हो। अनॉमली मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाज़ा तोड़ दो। मतलब आप जैसे नॉर्मल अगर ये कैंडल देखते तो आप बोलते सर बहुत बुलिश कैंडल है, लेकिन आप वॉल्यूम जब देखोगे कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा ही आया है, कम है, तो आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि अब ये बुलिश कैंडल नहीं है, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है ये कैंडल बना के दिखा के। वैसे ये है सबसे खतरनाक कैंडल जो है अभी हमारे आज का मेन टॉपिक, की एक बड़ा वॉल्यूम आ गया लेकिन प्राइस में एक छोटा सा ही मूवमेंट आया है। इसका मतलब ध्यान से समझो, ध्यान से समझने वाली बात है। निफ्टी के चार्ट में जाके ये सेम चीज़ हुई है, वहाँ से समझते हैं एक बड़ा प्राइस वॉल्यूम और एक छोटा प्राइस एक्शन क्या बताता है। यहाँ देखो, निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, ये प्राइस में एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा आया, मतलब आप क्या समझते हो कि यहाँ पे जो बायर्स होंगे उन्होंने ये जब दिन ओपन हुआ होगा तो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की होगी, लेकिन सेलर्स ने कहा कि हम अब आपको यहाँ से ऊपर लेके जाने नहीं देंगे और यहाँ से भर भर के उन्होंने सेलिंग की। जब वो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे तो हर बाइंग की पोजीशन के अगेंस्ट में क्या आएगा, सेलिंग। सप्लाई डिमांड का खेल समझो, यहाँ पे डिमांड थी
तो प्राइस ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे डिमांड आ रही है, बायर्स बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई आ रही है ऊपर से बहुत ज़्यादा। जितने आप बाई कर लो कॉन्ट्रैक्ट, उससे ज़्यादा वो लोग सेल कर रहे हैं। आपने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का बाई पोजीशन बनाया, उन्होंने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का सेल पोजीशन बनाया। ऐसे करते 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 वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम तभी बढ़ता है जब और ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही हो। तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हो, वो लोग सेलिंग की पोजीशन बना रहे हो। आप और बाइंग की पोजीशन बना रहे हो प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, वो लोग आपसे ज़्यादा सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं। तो वॉल्यूम में ये दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, लेकिन प्राइस में दिख रहा है कि प्राइस बढ़ ही नहीं रहा। इससे पहले दिन क्या हुआ होगा, यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी, डिमांड की होगी कि हमें ये शेयर्स या निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी 50 के शेयर्स और चाहिए, उन्होंने उसमें खरीदी की होगी, तो प्राइस ऊपर जाने लग गया होगा। अब जैसे जैसे और ज़्यादा बाइंग की होगी, सेलिंग पोजीशन कम होगी। मान लो ये लोग डिमांड कर रहे होंगे बायर्स 10,000 क्वांटिटी, तो सेलर्स 8,000 क्वांटिटी ही सप्लाई कर पा रहे होंगे, तो 2,000 क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा होगी उसके कारण प्राइस ऊपर आ जाएगा। उस ट्रेड को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, ट्रेड पूरा करने के लिए आपको प्राइस को ऊपर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बायर्स की डिमांड ज़्यादा है, सेलर्स की डिमांड कम है। लेकिन अगले दिन क्या, इसीलिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि बायर्स हर प्राइस पे खरीदने को तैयार है। ऊपर जा रहा है प्राइस, फिर से भी खरीदने को तैयार है। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं बाई करने का ऊपर, लेकिन सेलर्स वहीं पे अड़ा हुआ है कि मैं इससे ऊपर जाऊंगा ही नहीं, तो वो वहीं पे सेल कर रहा है। प्राइस नीचे भी नहीं गिर रहा है, लेकिन बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर लेके जाने का, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अब सोचो, इतने बड़े मूवमेंट के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, तो बायर्स को क्या लगेगा, डर लगेगा। यहाँ से जो बाई करके बैठा है उसको लगेगा डर कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अब मैंने इतने कोशिशों के बाद, इतने बड़े वॉल्यूम से ट्रेड होने के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं लेके जा पाया। तो अब वो जैसे ही अगले दिन गैप डाउन होगा, वो यहाँ पे अपना सारा माल बेच देगा। वो नहीं, आधे लोग तो डर के मारे निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट के सेलिंग के लिए ये सब आपको बायर और सेलर का मानसिकता को समझते रहना चाहिए कि यहाँ पे बायर क्या फील कर रहे होंगे और सेलर क्या फील कर रहे होंगे। सेलर्स को देखो कितना अच्छा पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वो लोग यहाँ पे अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। अब दोनों के लिए अच्छा हो गया। बायर को लग रहा है कि यहाँ पे डर कि यहाँ इतने बड़े वॉल्यूम के बाद भी हम ऊपर नहीं ले जा पाए, तो हमें निकल जाना चाहिए प्रॉफिट लेके। नया बायर ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा इसके ऊपर ही मैं ऐड हूँ। नया सेलर इजीली छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऐड होगा, इसीलिए प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। तो जब भी एक बड़े वॉल्यूम के साथ में एक छोटा प्राइस एक्शन दिखे, तो आपको समझना है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और उस कैंडल को जज करना है उसके प्रीवियस ट्रेंड को देख के। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जो बड़ा वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बनाई है। अगर एक बड़े डाउनफॉल के बाद एक छोटी कैंडल बनती जिसमें बड़ा वॉल्यूम आता, तो आप सोचते कि सेलर्स ने बहुत ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने का, लेकिन फिर भी बायर्स ने रोक के रखा है, यहाँ पे रोक के रखा है, और वो नीचे नहीं लेके जा रहे। तो अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये है पूरी कहानी। अब चलते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ। निफ्टी में ही पहले भी ऐसा हुआ है, जब निफ्टी 25,300 के पास था, ये लगभग सितंबर के पहले की बात है, तो यहाँ पे देखो एक बड़ा वॉल्यूम आया था और एक छोटी सी कैंडल बनी थी। मतलब यहाँ भी एक अप ट्रेंड के बाद में प्राइस को ऊपर लेके जाने नहीं दिया गया था। फिर से कोई टूल यूज़ करते हैं, अरे टूल तो यूज़ करना पड़ेगा ना, आप ख़रीदा है तो कुछ तो यूज़ करें। ये देखो, अरे यार तो बहुत बड़ा सर्कल बन गया, छोड़ो, ऐसे ही समझो। ये है एक छोटी कैंडल और एक बड़ा वॉल्यूम। मतलब इस अप ट्रेंड के बाद में एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ दिन आया जहाँ पे प्राइस मूव ही नहीं कर पा रहा है। अब मतलब यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बनाई। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने पोजीशन बनाई कि अब हम ऊपर ले जाके नहीं ले जाने देंगे। इस कैंडल पे यहाँ पे पोजीशन बनी, बहुत दिक्कत है, ये पोजीशन बनी इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आता है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, तो आप समझो कि इस प्राइस पे सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम यहाँ से सेल करेंगे। वैसे ही यहाँ देखो कलर दिख रहा है ग्रीन, कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन, पर आप धोखा खा जाओगे कि ये ग्रीन कैंडल है और बड़ा वॉल्यूम है तो ये बाइंग का वॉल्यूम है। नहीं होता ऐसा, आपको दोनों को एक साथ देखना है कि अगर ये बड़ा वॉल्यूम आया है तो प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए था ऐसा।
इतना बड़ा मूवमेंट। अगर ये यहीं रह गया मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, बायर्स ने बहुत कोशिश की, दोनों के ट्रेड मिल के बहुत ज़्यादा हो गए इसीलिए वॉल्यूम में दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर नहीं गया। मतलब सेलर्स अब यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है, पिक्चर में आ गया है, बोल रहा है कि टाइगर इज़ बैक। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट को सेल कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट लगभग गिरता ही है अगर ऐसा कुछ मिले तो। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कि इस बुक से और क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये कि प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम को भी हमेशा बढ़ना ही चाहिए। वैसे ही प्राइस अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो भी प्राइस को बढ़ते हुए आना चाहिए। इसी से पता चलता है कि नए लोगों का इंटरेस्ट है इस बढ़ते हुए प्राइस में और गिरते हुए प्राइस में। समझ लो ये प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब कि जो नए बायर्स हैं वो हर प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं, तो वो अब ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा। वैसे ही अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप क्या सीखोगे कि हाँ भाई यहाँ पे लोग डर रहे हैं और हर प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार है। अब अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब प्राइस तो बढ़ रहा हो लेकिन वॉल्यूम कम होना चालू हो जाए, तो आप क्या समझेंगे कि अब इस नए प्राइस पे ये जो जहाँ पहुँच गया है प्राइस, वहाँ पे अब नए बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम इस प्राइस पे अब हम नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे, इसीलिए वॉल्यूम में ये गिरावट दिख रही है। नया वॉल्यूम नहीं आ रहा, नई ट्रेडिंग नहीं हो रही, इसीलिए ये वॉल्यूम में गिरावट दिख रही है। तब यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, प्राइस वापस से रुक सकता है, ताकि जब तक कि बायर्स को ना लगे कि अब ये खरीदने का मौका है, जब तक यहाँ पे रुक जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही अगर ये प्राइस गिर रहा है, मान लो प्राइस गिर रहा है और सेलिंग का वॉल्यूम कम होने लग जाए, सेलिंग का वॉल्यूम कम हो गया मतलब अब लोग सेल नहीं कर रहे हैं इस लेवल पे, तो आप भी थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पे हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए। यहाँ देखो प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम को ऐसे बढ़ते हुए आना चाहिए, तभी वो ट्रेंड सक्सेसफुल होता है, वरना वो रिवर्स हो सकता है। निफ्टी का अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको देखो, प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रहा है। यहाँ देखो निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू में आके प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो भी नीचे गिर रहा है। प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, मतलब कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है या प्राइस थोड़ा रुक सकता है। यहाँ से जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि ये डाउनफॉल में प्राइस ऐसे, ये एक्चुअली वॉल्यूम आना चाहिए था बढ़ते हुए क्रम में। वॉल्यूम अगर बढ़ते हुए क्रम में आता तो आप समझते कि आपका यहाँ देखो ये नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है, ये प्लेन एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ पे प्राइस ये ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा था, इसीलिए ये रिवर्सल आ गया। तो ऐसे सीखना है प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन। आप अब इसको 5 मिनट में भी ट्राई कर सकते हो, स्विंग में भी ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में, डेली वीकली चार्ट में भी, सब जगह ये प्राइस एक्शन क्या है, वैलिड है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा टूल काम कर गया तो बाबा रे। नेक्स्ट, हाँ, प्राइस ने जब भी नया लो बनाया, मान लो यहाँ तक आया, ऊपर गया और प्राइस एक नया लो बना रहा है, मतलब कि इस लो को तोड़ के प्राइस क्या बना रहा है, नया लो बना रहा है, तो हमेशा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से जब नया लो बनाया तो ये यहाँ पे वॉल्यूम, अगर यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगा वो बढ़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए आना चाहिए इस नए लो पे। अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है जनरली। वैसे ही प्राइस अगर कभी हायर हाई हायर लो बना रहा हो और ये नया जैसे ही हाई बनेगा, यहाँ पे जो नया हाई बनेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए, वरना ये फेल हो जाता है। तो अब आप जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं ना, जब आप कोई रेंज को ब्रेकआउट देखते हैं कि ब्रेकआउट हुआ, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम क्या देखना चाहिए कि ज़्यादा आना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी एक नया हाई बनेगा तो जो नए बायर्स हैं, जो लोग वेट कर रहे थे यहाँ कि ये ब्रेकआउट होगा, उनको तो यहाँ एंट्री लेनी चाहिए ना। अगर वो यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ वॉल्यूम में दिखेगा। अगर वो लोग एंट्री नहीं ले रहे हैं तो वो सस्पेक्टेड मूव है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन बहुत ज़्यादा है। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।